ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों। अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज की तरह पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। चलिए साथियों, संसार को प्रथम विश्व युद्ध से बाहर लेकर आते हैं। रशियन रेवोल्यूशन के बारे में जानते हैं। रशियन रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था? 1917 में। रशियन रेवोल्यूशन बिगेन विथ मार्च रेवोल्यूशन फरवरी अकॉर्डिंग टू ऑल रशियन कैलेंडर के अनुसार ये फरवरी में स्टार्ट हुआ था। बाकी जो मॉडर्न कैलेंडर है जो इस्तेमाल करते हैं अपन, वो मार्च बताता है। मार्च में रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1917 में। अब यहाँ पर फिर से सत्ता परिवर्तन होने वाले हैं, सुधार होने वाले हैं। किस प्रकार से स्टेट या कंट्री चलने वाले हैं ये साथियों, इसे आप सिर्फ जा पढ़ सकते हैं और हिंदुस्तानी स्टाइल में पढ़ें तो इसे कजार पढ़ सकते हैं। ये जा निकोलस सेकेंड वाज फोर्स्ड टू एब्डिकेट, ही एंड हिज फैमिली वर किल्ड लेटर बाय द वॉलंटियर्स। जा निकोलस सेकेंड को किसके लिए फोर्स किया जा रहा है साथियों? सत्ता त्याग करने के लिए। और उसके बाद इनकी फैमिली को और इनको जो वॉलंटियर हैं, क्रांतिकारी हैं, वो उन्हें भी मार देते हैं। ही एंड हिज फैमिली वर किल्ड लेटर बाय द वॉलंटियर्स, रेवोल्यूशनरीज। रेवोल्यूशनरी द्वारा मार दिए जाते हैं। जो क्रांतिकारी आंदोलन करते हैं उन्हें मार देते हैं। इन 1923 द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जिसे यूएसएसआर के नाम से जाना जाता है, कम इनटू बीइंग्स। ये एग्जिस्टेंस में आई थी साथियों 1923 में यूएसएसआर। अब ये यूएसएसआर क्या है साथियों? इट इज़ नोटेबल दैट सोवियत यूनियन वाज ए फेडरल स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ 15 सेपरेट रिपब्लिक्स। ये यूएसआर बना है साथियों। यूएसएसआर जो बना हुआ है ये 15 सेपरेट रिपब्लिक्स, गणराज्यों से मिलकर बना हुआ है, जो कि एक संघीय स्टेट है। सोवियत यूनियन किन से बनकर बना हुआ है? 15 सेपरेट रिपब्लिक से या 15 अलग गणराज्यों से मिलकर एक यूनियन बनी हुई है, सोवियत यूनियन। अब चलते हैं साथियों चाइना की तरफ। चाइना में क्या हो रहा है, किस प्रकार के रिवोल्यूशन हो रहे हैं? बात है 1911 की, रिपब्लिकन रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। उसके बाद 1949 में, ये थी 1911 एंड 1949 कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है। द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीपीपी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जिसे शॉर्ट में सीपीपी भी बोलते हैं, वाज फाउंडेड इन 1921 1921 में फाउंड की गई थी या फिर पाई थी, या कहें इसका गठन किया गया था। एंड एट फर्स्ट इट कॉर्पोरेटेड विद ए पार्टी नाउन एज दी कुमिंटेंग, जिसे केएमटी के नाम से भी जाना जाता है, और नेशनलिस्ट फॉर्म्ड बाई सुन येट सेन इन 1912। ये पार्टी है साथियों कुमिंटेंग, ये किन के द्वारा फॉर्म की गई है? सन येट सेन के द्वारा 1912 में। इनके सहयोग से मिलकर दोनों पार्टी सीपीसी और केएमटीसी मिलकर आंदोलन करते हैं या स्ट्रगल करते हैं। किन के खिलाफ? अगेंस्ट दी वारलॉर्ड्स। इन इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट दी वारलॉर्ड्स, जो युद्ध के खुदा हैं या कहीं आप सेनापति हैं, उनके द्वारा अगेंस्ट किया जा रहा है, इनका रेवोल्यूशन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है वो आपको बता दिया। ठीक से रूल नहीं कर पा रहे हैं, जनता को, आम जनता को सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, आम जनता तंगियों से परेशान है। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ना होने पर रेवोल्यूशन रिफॉर्मेशन आते रहते हैं, या सत्ता हो या लोकतंत्र हो, या फिर से लोकतंत्र को उखाड़ कर सत्ता स्थापित की जाए। सब कुछ वेल सेटल तभी चल सकता है जब सब कुछ अपने मैनर में चल रहा हो, बैलेंस में चल रहा हो। जो रूरल एरिया है जहाँ पर रूल चल रहा है, वहाँ सभी जनता को, आम जनता को सुख समृद्धि होगी तो ही कोई एम्पायर या लोकतंत्र चलता है या टिक पाता है, अन्यथा उसका अंत अवश्य है, भविष्य में निकट ही होता है। यदि इस प्रकार से किसी देश की सत्ता या कोई साम्राज्य बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है या बदलाव आ रहा है, तो समझ लेना चाहिए यहाँ कुछ मेजर चेंज आने वाला है, क्योंकि यहाँ रूल ठीक से हो नहीं पा रहा है या फिर रूलर ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। चलिए अब चलते हैं टर्कियों की तरफ। टर्किश रेवोल्यूशन, जिसका इंडिया से रिलेशन है। क्या रिलेशन है? यहाँ पर इनको दबाया जाएगा, हिंदुस्तानी आवाज़ उठाएंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो टर्किश रेवोल्यूशन की बात है साथियों। कब की बात है ये? 1923। सिक मैन ऑफ यूरोप, टर्की को सिक मैन ऑफ यूरोप के नाम से भी जाना जाता था। द ट्रीटमेंट meted out to Turkey by the alliance had led to a mass upsurge in India directed against Britain. This upsurge is known as the खिलाफत मूवमेंट। ये खिलाफत मूवमेंट के नाम से जाना गया साथियों। किस प्रकार जो इनके साथ सलूक किया गया था, जो अलायंस फोर्सेज हैं या ब्रिटेन है साथियों, जो टर्कियों के साथ बिहेव कर रहे थे, वार्ता कर रहे थे, जिनका व्यवहार पसंद नहीं आ रहा था लोगों को। दूर दूर तक आप इधर उधर कहीं भी किसी कोने में कुछ होता है तो किसी भी तरह से
संसार के सभी कोनों में वो सूचना चली जाती है। तो हिंदुस्तान के पास वो सूचना आई, ऐसा उनका व्यवहार किया जा रहा है जो हिंदुस्तान को पसंद नहीं आ रहा था। तो यहाँ एक अवसर चढ़ाव हुआ जनता में, बहुत ग्रेट मात्रा में, बहुत सारे लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया और ये विरोध ब्रिटेन के खिलाफ था और किसके नाम से जाना गया, खिलाफत मूवमेंट के नाम से जाना गया। चलते हैं साथियों नेक्स्ट, टर्की के बारे में और कुछ देख लेते हैं। टर्की वाज प्रोक्लेम्ड ए रिपब्लिक ऑन अक्टूबर 29, 1923। अब टर्की अपने आप को उद्घोषित कर रहा है कि हम रिपब्लिक हैं, स्वतंत्र देश हैं, स्वतंत्र गणराज्य बन चुके हैं। कब की बात है, 29 अक्टूबर 1923, 29 अक्टूबर एंड 1923। एंड केमल बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ टर्की। ये केमाल हैं साथियों जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बन गए टर्की के उस समय। मुस्तफ़ा केमाल पाशा इनका नाम था, इज़ नाउन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न टर्की। मुस्तफ़ा केमाल पाशा ये किस नाम से जाने जाते हैं साथियों, फाउंडर ऑफ मॉडर्न टर्की के नाम से भी जाने जाते हैं। एंड अटाटर्क ये न्यू नेम है साथियों, अटाटर्क द फादर ऑफ द टर्की। इनको अटाटर्क को फादर ऑफ द टर्की के नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ द टर्की कौन है साथियों, अटाटर्क। इनके नाम से समझ लीजिए नामकरण पड़ गया टर्क से टर्की। अब चलिए साथियों और नए बदलाव की तरफ चलते हैं। इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ द वर्ल्ड 1929 टू 34। अब यहाँ पर साथियों वित्तीय तंगी आने वाली है, वित्तीय मंदी आर्थिक मंदी आने वाली है संसार में। अब सभी तरफ लोकतांत्रिक व्यवस्था सेटल हो गई है, राज्यों को खाड़ कर फेंक दिया गया है। कुछ लोकतांत्रिक रूप से चलने वाले या फिर कहीं भी अभी भी तानाशाही शासन चल रहा है एक दो जगह, और इस प्रकार से फिर आर्थिक मंदी आ जाती है संसार को टच करने के लिए। अब ये क्यों आती है, ए डिक्लाइन इन ट्रेड एंड जनरल प्रॉस्पेरिटी इज कॉल्ड डिप्रेशन। ये डिप्रेशन क्या कहलाता है साथियों, व्यापार में और जनरल प्रॉस्पेरिटी जो सामान्य सुख सुविधाएं होती हैं, समृद्धि होती है, उसमें कमी आना डिप्रेशन कहलाता है। द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 टू 34, 1929 टू 34 वाज वर्ल्ड वाइड। ये ग्रेट डिप्रेशन कहाँ था, पूरे संसार में फैल गया था। स्टार्टिंग विद एन एग्रीकल्चर रिसेशन, ये एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी या कृषि से संबंधित रिसेशन आया था। फॉलोड बाई फाइनेंशियल पैनिक एंड कोलैप्स, यहाँ पर वित्तीय असहनीय डरावनी स्थिति बन गई थी और उसके बाद कोलैप्स हो गई। यहाँ पर ये कहाँ पर चल रहा है, यूएसए में चल रहा है साथियों। वहाँ पर इस प्रकार की कंडीशन बनने से इकोनॉमी क्लॉप्स कर गई है साथियों और फाइनेंशियल पैनिक क्रिएट हो गया है। अब ये किस नाम से जाना जाता है, नाउन एज द वॉल स्ट्रीट क्रैश। अक्टूबर 1929 यूएसए में ये वॉल स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है, अक्टूबर 1929। डिप्रेशन को आप इस प्रकार समझ सकते हैं साथियों, यहाँ स्टेट है, एम्पायर है, एक दूसरे से ट्रेड करते रहते हैं इस प्रकार से। अब कोई खाने के लिए दे रहा है, कोई पीने के लिए कुछ दे रहा है, या कुछ शौक मौज के लिए लग्जरी चीज़ें दी जा रही हैं ज़िंदगी को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन सभी के पास सब कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से एक दूसरे से ट्रेड करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मान लीजिए एग्रीकल्चर की व्यवस्था ख़राब हो जाती है तो यहाँ पर खाना पीना बंद हो जाएगा, तो फिर खाएंगे पिएंगे कैसे, किस प्रकार जिएंगे। तो इस प्रकार से डिप्रेशन या रिसेशन की शुरुआत हो जाती है और इसका इफेक्ट सभी जगह पूरे संसार में देखने को मिलता है। और ये घूमता घूमता रिसेशन वॉल स्ट्रीट में पहुंच गया, कहाँ पर, यूएसए में। कब की बात है, अक्टूबर 1929। अब चलते हैं साथियों मिलिट्रिज्म इन जापान, मिलिट्रिज्म की तरफ चलते हैं। अभी आपने देख लिया एम्पायर देख लिए, शासन सत्ता देख लिए, लोकतांत्रिक शासन देख लिए। अब लोकतांत्रिक शासन में भी किस प्रकार से बदलाव आ सकता है यदि मिलिट्री वहाँ की हावी हो जाए किसी तंत्र पर, किसी लोकतंत्र पर या किसी गणराज्य पर। मिलिट्री उसको रूल करने लग जाए, चलाने लग जाए और वो कुछ एक्स्ट्रा एक्शन लेने लग जाए, पॉलिटी को बैक फुट पर कर दे, पॉलिटिक्स को, तो किस प्रकार से कुछ चेंज आते हैं, किस प्रकार से मिलिट्रिज्म भी परेशानी बना देता है। द मिलिट्री ऑफ जापान इन्वॉल्व इन वार विद चाइना एंड लेटर टुक द कंट्री इनटू सेकेंड वर्ल्ड वॉर। देखिए अभी अभी तो युद्ध लड़कर आए हैं और मिलिट्रिज्म हावी हो गया है। अब जापान से द मिलिट्री ऑफ जापान इन्वॉल्व हो रही है चाइना के साथ युद्ध करने में, झगड़ा कर रही है चाइना से। अब धीरे धीरे देश को सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जाएंगे, ये लड़ेंगे, इनके साथ कोई और लड़ेगा, उसके साथ कोई और लड़ेगा, तो इस प्रकार से फिर से वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाएगी। विथ इट्स अटैक ऑन पेरल हार्बर, कहाँ अटैक कर दिया साथियों जापान ने, पेरल हार्बर पर। कब कर दिया, 1941 में अटैक कर दिया। आफ्टर फेसिंग 2 एटॉमिक बम्स, अब यहाँ पर 2 एटॉमिक बम गिराए गए इन पर। जापान रिटर्न टू डेमोक्रेसी एंड मेड ए रिमार्केबल रिकवरी, 2 बम खाने के बाद जापान वापस से डेमोक्रेसी में चेंज हो गया, बदलाव आ गया इसका, और इनकी रिमार्केबल रिकवरी देखी गई है जो
कहा जा सकता है बहुत ग्रेट मेजर चेंज नज़र आया है साथियों। किस में आया है? सून बिकमिंग वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल स्टेट इकोनॉमिकली। जापान ने फिर से अपने आप को खड़ा कर लिया 2 बम खाने के बाद। जैसा पता है आपको, जापान में 2 बम गिराए गए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पर। तो उसके बाद इन्होंने अपनी रिकवरी की है। किस प्रकार से की है साथियों? मोस्ट पावरफुल स्टेट बन गए इकोनॉमिकली संसार में। वित्तीय रूप से अपने आप को बहुत मजबूत कर लिया है इन्होंने। सोच समझिए, अस्त्र शस्त्रों को छोड़ दिया है, खाली जीवन यापन पर और इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति को सुधारने में काम किया लगातार, और मोस्ट पावरफुल इकोनॉमिकल स्टेट उभर कर आए। अब शुरुआत होने वाली है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। जानेंगे साथियों क्यों हुआ, किस प्रकार हुआ। जैसा कि आपको पता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार हमने देखा था। वर्ल्ड वार से किस प्रकार की आफत आती है, किस प्रकार की मुसीबत संसार को झेलनी पड़ती है, वो सब जान लिया था। यहाँ पर अब जानेंगे सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या क्या फेस करने को मिला, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ बदलाव आए, क्या कारण है जो संसार को लड़ाते रहते हैं, किस प्रकार से इन्हें अवॉइड किया जा सकता है, किस प्रकार अपने आप को बेहतर बनाने के लिए देश लगातार डेवलपमेंट करते रहते हैं, नई नई तकनीकों का विकास करते रहते हैं। इतिहास अब हमें इससे संबंधित जानकारी क्या बताता है, ये सब जानेंगे हम अगली वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।